मूवी की शुरुआत में हमें 9 साल का लड़का तेमुजिन दिखाया जाता है, जो अपनी होने वाली पत्नी को चुनने की प्रक्रिया में होता है। उसके पिता ने पहले उसे सलाह दी थी कि वो ऐसी दुल्हन चुने जो गोरी और मोटी हो, जिसका चेहरा झील से भी ज्यादा गोरा हो और जिसकी आंखें छोटी हों, जो धन दौलत ला सकें। सबसे जरूरी बात, उन्होंने जोर देकर कहा कि दुल्हन के पैर मजबूत होने चाहिए, क्योंकि मजबूत पैरों वाली औरत ही अपने पति के लिए दोगुनी खुशी ला सकती है। जल्द ही तेमुजिन एक लड़की पर मोहित हो जाता है और अपने पिता को अपनी चुनी हुई दुल्हन के बारे में बताता है। हालांकि उसके पिता निराश होते हैं, क्योंकि वो चाहते थे कि तेमुजिन एक ऐसे कबीले की लड़की से शादी करे जो सालों की दुश्मनी को खत्म कर सके। लेकिन बेचारे तेमुजिन को सबसे छोटे कबीले की एक लड़की से प्यार हो जाता है। अब बाकी कबीलों के बीच स्थिति खतरनाक हो जाती है, लेकिन तेमुजिन अपने होने वाले पत्नी को देखकर खुशी में डूबा रहता है। जाने से पहले वो लड़की को अपने रिश्ते की निशानी के तौर पर एक कौवे की हड्डी का गहना देता है और 5 साल में वापस आकर उससे शादी करने का वादा करता है। हालांकि किसी ने ये नहीं सोचा था कि ये शुरू में मजबूरी में किया गया गठबंधन तेमुजिन की भव्य भविष्य की योजनाओं को आकार देगा। वापस जाते समय उन्हें एक तूफान का सामना करना पड़ता है और सभी एक गुफा में शरण लेते हैं, क्योंकि मंगोलियाई मान्यताओं के अनुसार बिजली गिरना देवताओं के क्रोध का संकेत है। तूफान शांत होने के बाद वे अपनी यात्रा जारी रखते हैं, लेकिन रास्ते में उनकी मुलाकात एक दुश्मन कबीले से होती है। हालांकि घास के मैदान के नियमों के अनुसार जहां पानी हो वहां खून खराबा नहीं होना चाहिए, इसलिए दोनों तरफ के लोग बस एक दूसरे को घूरते हैं, सावधान रहते हैं कि कोई अचानक हरकत न करें। उसी क्षण विरोधी कबीले के प्रतिनिधि आदर और सम्मान के प्रतीक के तौर पर दूध का एक कटोरा पेश करते हैं। तेमुजिन के पिता जवाबी तौर पर शराब का एक प्याला और सूखे मांस की एक प्लेट तैयार करते हैं। दूसरी तरफ से दुश्मन की नजरों को देखकर उसके साथी सुझाव देते हैं कि पहले एक गुलाम को दूध चखाया जाए, कहीं उसमें जहर न हो, लेकिन तेमुजिन के पिता मना कर देते हैं। आंखों में विश्वास के साथ तेमुजिन के पिता एक ही घूंट में दूध पी जाते हैं, जो मंगोलियाई भावना को दर्शाता है। मगर तेमुजिन के पिता ने दूसरे कबीले के धोखे को कम करके आंका था, इसलिए वे ज्यादा दूर नहीं गए थे कि तेमुजिन के पिता घोड़े से गिर जाते हैं और जहर के कारण उनकी वहीं पर मौत हो जाती है। अल्तान ये देखकर दुखी नहीं बल्कि खुशी महसूस करता है। सिर्फ 9 साल का होने के बावजूद अपने दबंग स्वभाव को कंट्रोल न कर पाने के कारण तेमुजिन अपने पिता की मौत का एक जोरदार चाबुक के वार से बदला लेता है। मगर अल्तान विद्रोह कर देता है और जल्द ही कबीले का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है। अल्तान कबीले को तबाह करने लगता है। हालांकि तेमुजिन की मां उन सभी को रोकने की कोशिश करती है, मगर नाकामयाब हो जाती है। तेमुजिन की मां अल्तान को चेतावनी भी देती है कि उसका बेटा भविष्य का खान है और वो बदला जरूर लेगा। किस्मत से घास के मैदानों में एक नियम था जो उन बच्चों को मारने से मना करता था जिनकी लंबाई बैलगाड़ी के पहिए जितनी नहीं हुई थी। इस नियम ने परिवार की वंश परंपरा को जारी रखा और विलुप्त होने से बचाया। नतीजतन तेमुजिन बाल बाल मौत से बच जाता है। मगर अल्तान का तेमुजिन को जाने देने का कोई इरादा नहीं होता, इसलिए उसने कुछ महीनों में वापस आकर तेमुजिन को मारने की कसम खाई ताकि वो खुद जिंदा रह सके। तेमुजिन के पास सर्दियों के शुरू होने से पहले पवित्र पहाड़ पर शरण लेने और मदद के लिए स्वर्ग के देवताओं से प्रार्थना करने के अलावा कोई चारा नहीं था। इसलिए शायद देवताओं ने उसकी प्रार्थना सुन ली, क्योंकि जब तेमुजिन बर्फीली जमीन पर गिरकर जमकर मरने की कगार पर था तो एक लड़का जिसका नाम जमुका होता है तेमुजिन को बचा लेता है। दोनों छोटे बच्चों में तुरंत दोस्ती हो जाती है। आपस में गहरी बातचीत के बाद दोनों बच्चे खून के भाई बनने का वादा करते हुए घास के मैदानों पर राज्य करने की कसम भी खाते हैं। हालांकि तेमुजिन को नहीं पता था कि उसके सामने वाला लड़का जमुका मंगोलिया को एकजुट करने की उसकी भविष्य की यात्रा में उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। कुछ ही समय बाद अल्तान के आदमियों ने अपनी गश्त के दौरान तेमुजिन के छिपने की जगह का पता लगा लिया और उसे वापस कबीले में ले आए। लंबे समय तक कुपोषण के कारण तेमुजिन अभी भी बैलगाड़ी के पहिए जितनी ऊंचाई तक नहीं पहुंचा था। गुस्से में आकर अल्तान ने बड़ों को तेमुजिन को खूब सारी मछली और मांस खिलाने का आदेश दिया और कसम खाई कि जब वो वापस आएगा तो तेमुजिन मौत की सजा के लायक हो जाएगा। तेमुजिन ने शांति से अल्तान को देखा, लेकिन अंदर ही अंदर उसके दिल में बदला लेने की आग जलने लगी थी। जब वे चले गए तो अचानक आसमान से भारी बारिश होने लगी। बारिश के कारण पहरेदार अपने टेंट में छिप गए थे, जिससे तेमुजिन को भागने का मौका मिल जाता है। अपनी बेड़ियों के साथ वो भागते हुए लगातार पवित्र पहाड़ की ओर बढ़ता रहता है। तेमुजिन श्रद्धा से प्रार्थना करता है, ये उम्मीद करते हुए कि स्वर्ग के देवता उसे आज़ादी देंगे। जैसे ही तेमुजिन ने बोलना खत्म किया, पवित्र वेदी पर उसे एक बर्फीला भेड़िया दिखाई देता है। भेड़िए की तीखी नजरें सब कुछ भेदती हुई लग रही थी, लेकिन तेमुजिन को कोई डर नहीं लगा, क्योंकि उसे देवताओं की मंजूरी मिल गई थी और उसकी बेड़ियां भी खुल गईं। कई साल बाद, हालांकि तेमुजिन अब बड़ा हो चुका था, लेकिन अल्तान ने कभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ा। फिर भी वो हमेशा हालात को पलटने और खतरे से बचने में कामयाब होता रहा। दूसरी ओर अल्तान के क्रूर शासन ने कबीले को दुख में डाल दिया था,
इसलिए तेमुजिन ने कसम खाई कि वो अल्तान से वो सब वापस लेगा जो सही मायने में उसका था। लेकिन सबसे पहले उसे बोर्टे के साथ 5 साल का समझौता पूरा करना था। बोर्टे ने गरीब तेमुजिन से कभी नफरत नहीं की, बल्कि उसने खुशी खुशी उससे शादी कर ली। हालांकि अब तेमुजिन में एक राजा जैसी जिम्मेदारी आ चुकी थी, फिर भी वो उनके गहरे प्यार के सामने थोड़ा शर्मा रहा था, क्योंकि वे दोनों काफी सालों बाद मिले थे। अब वे दोनों घास के मैदानों से गुजरते हुए तेमुजिन की मां के मंगोलियाई कबीले में लौट आते हैं। तेमुजिन की मां बोर्टे को खानदानी हार पहनाती है और बोर्टे अपना दहेज के स्वरूप एक कीमती फर का कोट तेमुजिन की मां को देती है। इस तरह उनकी शादी मंजूर हो जाती है। हालांकि जैसे ही वे दुल्हन के कमरे में जाने वाले थे, मेरकिट कबीले का सरदार अपने आदमियों के साथ आ जाता है। वे बोर्टे को अपना बनाना चाहते थे, क्योंकि तेमुजिन की मां को बहुत पहले मेरकिट कबीले से ले जाया गया था और अब मेरकिट कबीला तेमुजिन की पत्नी को लेकर बदला लेना चाहता था। भागने के दौरान बदकिस्मती से तेमुजिन को एक तीर लग जाता है और अपने घायल पति को बचाने के लिए बोर्टे खुद को कुर्बान करने का फैसला करती है। बोर्टे जोर से घोड़े की पीठ पर थप्पड़ मारकर उसे अपने पति को घर ले जाने के लिए कहता है। इस तरह मेरकिट कबीले के आदमियों ने जबरदस्ती बोर्टे को उछा लिया और वो उनके सरदार की पत्नी बन गई। अपनी नई नवेली पत्नी को बचाने के लिए तेमुजिन अपने खून के भाई जमुका के पास जाता है और बोर्टे द्वारा दिया गया फर का कोट जमुका को भेंट में देता है, क्योंकि तेमुजिन के पास उसे देने के लिए वह एकमात्र कीमती चीज थी, इस उम्मीद में कि उसका प्यारा भाई उसकी पत्नी को बचाने में उसकी मदद करेगा। हालांकि घास के मैदानों में एक नियम था जो मंगोलियाई लोगों को औरतों के लिए नहीं लड़ने देता था। ये एक रिवाज था, मगर फिर भी तेमुजिन ने मन बना लिया था और उसके बार बार मिन्नतें करने के बाद जमुका उसकी बात मान जाता है। लेकिन उन्हें हमला करने के लिए अगली बसंत तक इंतजार करना होगा। अब क्योंकि जमुका अभी अभी नेता बना था, इसलिए बहुत से लोग उसके साथ लड़ने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन तेमुजिन बेचैन था, पर फिर भी उसके पास इंतजार करने के अलावा और कोई चारा नहीं होता। जल्द ही महीने बीत गए और दोनों भाई बड़ी संख्या में सैनिकों और घोड़ों के साथ मेरकिट कबीले की ओर बढ़ने लगते हैं। पथरीली पहाड़ियां अजीब तरह से शांत थीं, इस कारण जमुका को आने वाले खतरे का अंदाजा हो जाता है और जैसा कि उसे उम्मीद थी, 100 से ज्यादा मेरकिट योद्धा चट्टानों के बीच छिपे हुए थे, जो उन पर अचानक हमला कर देते हैं। खोपड़ी जैसे चेहरे वाले मेरकिट योद्धा भयंकर और लड़ाई में माहिर थे, लेकिन जमुका के आदमी भी कम नहीं थे। दोनों पक्षों में जोरदार लड़ाई हुई और एक अहम मौके पर जमुका ने अपनी मुड़ी हुई तलवार बेहिचक चलाई और दुश्मनों को ऐसे गिराया जैसे वे सिर्फ सब्जियां हों जिन्हें वो काटे जा रहा हो। मौके का फायदा उठाकर चुपके से मेरकिट कबीले के कैंप में घुस गया और जल्दी से अपनी अगवा की गई पत्नी को ढूंढ लिया। लेकिन बोर्टे अब उनके बच्चे से गर्भवती थीं, मगर फिर भी तेमुजिन को उससे कोई नाराजगी नहीं होती। बजाय इसके तेमुजिन ने बोर्टे को अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया और जल्दी से जमुका को गर्व से दिखाया, ये मेरा बेटा है। शाम के जश्न में जमुका चाहता था कि तेमुजिन रुके और उसका सेकंड इन कमांड बने, लेकिन तेमुजिन की अपनी अलग योजनाएं थीं, इसलिए उसने विनम्रता से जमुका को मना कर दिया। इसके बाद उन दोनों ने लूटे हुए सामान को आपस में बांट लिया, जिसमें जमुका ने ज्यादातर हिस्सा ले लिया और बाकी तेमुजिन के लिए छोड़ दिया। लूटे हुए सामान में से उनके लड़ाकों ने सबसे अच्छी तलवार चुनी और उसे तेमुजिन को भेंट किया। फिर उन्होंने तेमुजिन से पूछा कि वो बाकी चीजों का क्या करना चाहता है। जवाब में तेमुजिन ने न केवल सारा लूटा हुआ सामान उन सैनिकों में बांट दिया जिन्होंने उसके साथ लड़ाई की थी, बल्कि मारे गए योद्धाओं के परिवारों को भी एक हिस्सा दिया। तेमुजिन ने तलवार भी अपने पास रखने से मना कर दिया। इसके बजाय उसने तुरंत उसे अपने सबसे काबिल साथी को दे दिया, जिससे सभी योद्धा खुश हो जाते हैं। ये काम उन कारणों में से एक था जिसकी वजह से तेमुजिन मंगोलिया के घास के मैदानों में छा गया और अजेय बन गया। हालांकि जैसा कि कहते हैं, 2 शेर एक ही पहाड़ पर नहीं रह सकते। अगली सुबह जमुका ने देखा कि तेमुजिन बिना कुछ कहे चला गया था और वो जमुका के 2 सबसे भरोसेमंद साथियों को भी अपने साथ ले गया था, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि तेमुजिन ही घास के मैदानों का सही शासक है। गुस्से से भरा जमुका अपने घोड़े पर सवार होकर उनके पीछे जाने लगता है। वो जल्द ही तेमुजिन के ग्रुप के पास पहुंच जाता है और तेमुजिन से पूछता है कि वो बिना कुछ कहे क्यों चला गया और उसके साथियों को अपने साथ क्यों ले गया। अपने भाई के सवाल का सामना करते हुए तेमुजिन सोचता है कि वो सही है, इसलिए वो जमुका के साथियों को वापस करने से मना कर देता है। इस हरकत से जमुका के छोटे भाई में बहुत गुस्सा पैदा हो चुका था, इसलिए विरोध में वो अपनी तलवार निकाल लेता है। मगर किस्मत से जमुका ने समय पर दखल देकर अपने भाई के गुस्से को शांत किया और मन में नाराजगी होने के बावजूद उसने तेमुजिन को जाने दिया। हालांकि ये घटना ही उन दोनों भाइयों के बीच दरार का कारण बन चुकी थी। महीने पलक झपकने में बीत गए और जमुका का छोटा भाई तेमुजिन से बदला लेने के लिए उनके कबीले में घुसकर उनके युद्ध के घोड़े चुराने की कोशिश करता है। लेकिन तेमुजिन का एक योद्धा उस पर तीर चलाकर उसे वहीं पर मार देता है। अपने साथी की गलती का एहसास होने पर कमांडर तेमुजिन के सामने घुटनों के बल बैठकर दोनों कबीलों के बीच शांति के बदले जमुका को अपना सिर देने की विनती करता है। तेमुजिन अब दुविधा में था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी उसकी पत्नी ने उससे कहा कि उसने अपने लोगों के लिए सब कुछ छोड़ दिया है,
अगर वो अपने साथी को इस तरह सौंप देता है तो उसके लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। उन सरल शब्दों ने तुरंत तैमुजिन को जगा दिया। दूसरी तरफ अपने भाई की मौत का शोक मनाते हुए जमुखा के पास अल्तान पहुंच जाता है और जमुखा के मन में गुस्से और बदले की आग को और बढ़ा देता है, जिस कारण जमुखा और अल्तान गठबंधन करके तैमुजिन और उसके कबीले के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर देते हैं। जानलेवा स्थिति में तैमुजिन ने बूढ़े, कमजोर महिलाओं और बच्चों को पहले जाने का आदेश दिया। जब वे विदा हो रहे थे तो तैमुजिन की पत्नी ने उसे अपने प्यार की निशानी दी। अपने से 20 गुना बड़ी दुश्मन सेना का सामना करते हुए तैमुजिन और उसके साथी अपनी जगह पर खड़े रहे और किसी ने भी पीछे हटने का फैसला नहीं किया। जैसे ही जमुखा ने आदेश दिया, एक भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। दुश्मन समंदर की लहर की तरह आगे बढ़ने लगे, लेकिन उन्होंने पीछे हटने से इनकार कर दिया। तैमुजिन के सभी साथी जान लगाकर लड़ रहे थे, लेकिन अपने भाइयों को एक एक करके गिरते हुए देख तैमुजिन का खून जोश से उबल रहा था। फिर भी 2 मुट्ठियों से ज्यादा हाथ मजबूत होते हैं और जल्द ही तैमुजिन ने खुद को युद्ध के मैदान में अकेला पाया। ये उसके जीवन की एकमात्र हार थी। शायद अपनी पिछली भाईचारे की वजह से जमुखा ने उसे सीधे नहीं मारा, बल्कि तैमुजिन को एक व्यापारी को गुलाम के तौर पर बेच दिया और इस तरह तैमुजिन पश्चिमी जिया राजवंश में पहुंच गया। जब वे सीमा अधिकारी तैमुजिन के पास से गुजरे तो उसने तुरंत असाधारण तैमुजिन को देखा और खरीदने का विचार करने लगा, लेकिन पास के एक बौद्ध भिक्षु ने तैमुजिन को खरीदने से मना किया, ये कहते हुए कि वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। हालांकि सीमा अधिकारी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और तैमुजिन को सिर्फ 5 सिक्कों में खरीद लिया, लेकिन सीमा अधिकारी का तैमुजिन को मारने का कोई इरादा नहीं था। इसके बजाय उसने उसे कुत्ते के पिंजरे में बंद कर दिया और धीरे धीरे उसे यातनाएं देना लगा। वो कल्पना भी नहीं करता कि उसकी क्षणिक जल्दबाजी पूरे राजवंश के पतन का कारण बनेगी। वो निश्चित रूप से ये अनुमान नहीं लगा सकता था कि ये गुलाम भविष्य में लगभग पूरी दुनिया को एकजुट कर देगा। इस जगह पर तैमुजिन के साथ जानवर जैसा व्यवहार किया जाता था। रईस उसका मजाक उड़ाते थे, उसे दिन रात मौसम की मार झेलनी पड़ती थी, मुश्किल से खाना मिलता था और यहाँ तक कि कुत्ते भी उससे बेहतर खाते थे। लेकिन तैमुजिन अविचलित नहीं होता। उसकी संकरी आंखें अपने आसपास की दुनिया को देख रही थीं। ये सब कुछ एक उच्च भिक्षु देख रहे थे, जिन्होंने तैमुजिन से माफी मांगी और तैमुजिन से कहा, मैं आपसे विनती करने आया हूं, भविष्य में जब आप हमला करें तो कृपया हमारे मंदिरों को बख्श दें। उनकी बातों से ऐसा लगता था कि उच्च भिक्षु को भाग्य का अंदाजा था। तैमुजिन उन्हें कोई सीधा जवाब नहीं देता, बजाय इसके वो उन्हें एक टोकन देता है और अपनी बीवी को देने के लिए कहता है। उच्च भिक्षु ने सुनसान रेगिस्तानों और अनंतहीन रेत के टीलों के पार एक अकेली यात्रा शुरू की, मगर चिलचिलाती धूप को सहन न कर पाने के कारण वो रास्ते में बोर्टे से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर खत्म हो गए। बोर्टे को कुछ महसूस होता है और इसलिए वो अपने बच्चे को लेकर अपने पति को खोजने निकल पड़ती हैं। रास्ते में उसे उच्च भिक्षु के हाथ में वो निशानी मिली और उसे तुरंत एहसास हुआ कि उसका पति अभी भी जिंदा है। फिर बोर्टे ने एक काफिले को रोका और अपने शरीर को बदले में पेश किया और नेता से विनती की कि उसे पश्चिमी जिया राज्य में ले जाए। कई सालों बाद बोर्टे आखिरकार अपने पति से मिलने में कामयाब हो जाती हैं। इस समय तैमुजिन लंबे समय तक भूख के कारण बहुत कमजोर हो गया था। उसकी त्वचा हवा और धूप से ऐसी हो गई थी जैसे पेड़ की सूखी छाल। बोर्टे ने अपने आंसू रोके और उस रात अपने सारे चांदी के सिक्के इस्तेमाल करके उसने गार्ड्स को रिश्वत दी और उस आदमी को सफलतापूर्वक बचा लिया जिसके साथ रहने के लिए उसने अपनी जान जोखिम में डाली थी। अचानक सामने आई बेटी को देखकर तैमुजिन अपनी पत्नी की झेली हुई मुश्किलों को समझ गया और खुशी खुशी बच्चों को अपना लिया। अपने वतन वापस आकर उन दोनों ने अपने भविष्य के लिए एक बेहतर जिंदगी का सपना देखा, लेकिन जमीन पहले ही बदल चुकी थी। मंगोल लोगों की मुसीबतों से विशाल घास के मैदान एक नरक जैसी जगह में बदल गए थे। तैमुजिन प्रार्थना करने के लिए पवित्र पहाड़ पर जाता है और स्वर्ग से ताकत प्राप्त करने की दुआ मांगता है। 1 दशक पहले मिला बर्फीला भेड़िया तैमुजिन को फिर से दिखाई देता है, जिसकी नजर के सामने तैमुजिन ने घास के मैदानों को एकजुट करने की कसम खाई। कुछ ही सालों में उसने ये कर भी दिखाया। अनगिनत हीरो तैमुजिन से जुड़ने आए और 10,000 आदमियों की एक जबरदस्त सेना बन गई। इस समय तक तैमुजिन जमुखा के लिए खतरा बन गया था। हालांकि जामो नदी पर जमुखा की सेना बहुत ज्यादा थी, यहाँ तक कि तैमुजिन की सेना जमुखा की सेना की आधी भी नहीं थी, लेकिन तैमुजिन ने डर का कोई संकेत नहीं दिखाया। उसे पक्का यकीन था कि स्वर्ग की सुरक्षा में उसकी सेना अजेय होगी। तैमुजिन की सेना ने तेजी से अपने घोड़े मोड़े और पीछा करने वाला दुश्मन अपना गौरव बचाने की बेताबी में उनका पीछा करने लगा और अनजाने में तैमुजिन के जाल में फंस गया। तैमुजिन के आदेश पर छिपे हुए तीरंदाज बाहर निकले और तीरों की घनी बारिश ने युद्ध के मैदान को ढक दिया। 15 मिनट से भी कम समय में जमुखा के गुस्से से भरी सेना पूरी तरह खत्म हो गई। जमुखा की बची हुई पूरी सेना ने एक विशाल, न रुकने वाली काली लहर की तरह तैमुजिन पर पूरा हमला कर दिया, लेकिन तभी अचानक 2 काले बादल धीरे धीरे एक साथ आ गए। तैमुजिन जानता था कि स्वर्ग इसकी मदद के लिए आ गया है। हमले की आवाज के साथ काले बादल और घने हो गए, बिजली चमकी और मंगोल लोग गरज से डरकर और इसे स्वर्ग का अंतिम गुस्सा मानकर डरने लगे। जमुखा की विशाल सेना जल्दी से अफरा तफरी में पड़ गई, लेकिन केवल तैमुजिन ही घास के मैदान में एक देवता की तरह खड़ा था, अपनी लंबी तलवार लहराते हुए। योद्धाओं ने अपने दिव्य रक्षक को देखा। तैमुजिन के योद्धाओं को अब बिजली से डर नहीं लग रहा था। उन्होंने दुश्मन को मारने के लिए अपनी तलवारें उठाई। आखिर में वे इस लड़ाई में विजयी हुए, जिसने उनकी जगह तय की। तैमुजिन घास के मैदानों का सच्चा शासक बन गया। घास के मैदानों के रिवाजों के अनुसार मंगोलों की मिलिट्री कामयाबी साबित करने के लिए सभी गुलामों और कैदियों को मार देना चाहिए था,
लेकिन तैमुजिन ने ऐसा नहीं किया। इसके बजाय उसने सभी कैदियों को अपनी सेना में शामिल कर लिया। उसका अलग तरह का शासन और व्यवस्थित नए नियम ही वो अहम कारण थे जिन्होंने तैमुजिन को आज इस मुकाम तक पहुंचाया। अपने कैंप में वापस आकर तैमुजिन ने अपने पुराने साथी को देखा और उसके मन में कई तरह की भावनाएं थीं। उसने कभी जमुखा को सच में दुश्मन नहीं माना था। आखिर में उसने उसे जाने दिया क्योंकि उसके सामने बड़े लक्ष्य थे। 1206 में 44 साल की उम्र में तैमुजिन ने मंगोलिया के घास के मैदानों को एकयुक्त किया और बाद में अपनी सेना को पश्चिमी जिया राज्य को जीतने के लिए ले गया। हालांकि उसने अपना वादा निभाया और बड़े भिक्षुओं के मंदिरों को सुरक्षित रखा। आगे बढ़ते हुए 3 लाख सैनिकों की विशाल सेना के साथ उसने पूरब और पश्चिम को जीता, 40 से ज्यादा देशों को खत्म कर दिया और 720 से ज्यादा जातीय समूहों को अपने अधीन कर लिया। उसका साम्राज्य 45 लाख वर्ग किलोमीटर से ज्यादा में फैला हुआ था, जिसकी आबादी 60 करोड़ से ज्यादा की थी, जिससे मानव इतिहास का सबसे विशाल साम्राज्य बना। ये थी महान चंगेज खान के जीवन की कहानी।